3 political rallies in a single day. Home Minister Amit Shah is batting on the front foot with all eyes on November 14th, the day verdict will be out. Times Now was on campaign trail with the Home Minister as he embarked on a tour of 3 assembly constituencies in the Mithila region, the land believed to be the birthplace of Mother Sita. Mithilachal is the area in north of Bihar that holds the key. For the NDA, it has always been an area which has given it its edge in Bihar elections. In 2020, the NDA won 62 out of the 73 seats in this area. In 2024 elections, they have consolidated their lead up to 116 assembly segments in this area, which is why Prime Minister Narendra Modi actually started his rallies from Mithilachal. This is also the area of Karpuri Thakur. EBC community is something that Bihar really represents, and Karpuri Thakur was the representation of that. Prime Minister Narendra Modi and the NDA government giving the Bharat Ratna to Karpuri Thakur has a reason. And it is this reason that they want to echo in this part of Bihar, which is Mithilachal. And Mithilachal holds the key from Darbhanga, Sitamarhi, right up to Madhubani. This is the area that they want to conquer. Amit Shah's first stop was Belsand Assembly constituency in Bihar's Shiohar. On the one side, as the Home Minister was busy meeting the public, our group editor-in-chief, Navika Kumar, tried to gauge mood of the people. यहाँ क्या लग रहा है? कैसा है? एक तरफा। आप बीजेपी से हैं, इसीलिए कह रहे हैं। नहीं, आप बीजेपी से नहीं, हम इंडिया में बीजेपी है। हम लोग बीजेपी को चुन के लाते हैं। मोदी के नाम पर चुनाव है या फिर नीतीश कुमार के नाम पर? और मेहनत करें, मौका दिया जाएगा। 10 साल के बाद 10 साल और मेहनत करें। मोदी के नाम पर कि नीतीश कुमार के नाम? दोनों के नाम पर। मोदी के नाम पर। मोदी के नाम पर। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं? मोदी के नाम पर। ये वोट मोदी के नाम पर जाएगा। जनता के मुंह पर तो मोदी का नारा है। बिहार क्या दिखाने वाला है, आगे देखिए. And addressing a massive rally in Mithila region, the Home Minister drew a connection between Ayodhya and Sitamarhi, promising to build a grand Sita temple in Sitamarhi on the lines of Grand Ram temple in Ayodhya. मोदी जी ने भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। एक भव्य राम मंदिर, भारतीय संस्कृति और सनातन का प्रतीक, एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में खड़ा हुआ। राम मंदिर बनने के बाद अगर सीता माता का मंदिर नहीं बनता है तो काम को अधूरा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा भाई? और एनडीए सरकार ने तय कर दिया, नीतीश बाबू और मैंने भूमि पूजन किया, 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर बना। The Sita temple pitch is being seen as a crucial part of BJP's electoral strategy, with political implications not just for the Mithila region, but for the entire state. अमित शाह जी, आज आपने अयोध्या को सीधा सीतामढ़ी से जोड़ दिया, मैसेज क्या है आपका? मैं क्या जोड़ूंगा, अयोध्या सीतामढ़ी से जुड़ा हुआ ही है। राम और सीता का पहला मिलन ही सीतामढ़ी में हुआ था, सीता माता का जन्म भी हुआ था। एक अखंड चेतना का जागृति स्थान सीतामढ़ी है। यहाँ पर जो भव्य सीता का मंदिर बनेगा, न केवल टूरिज्म की दृष्टि से, परंतु इस पूरे क्षेत्र की
एक प्रकार से मृतप्राय होती जाती चेतना को जागरूक करने में इसका बहुत बड़ा भूमिका होने वाला है और एक अखंड चेतना का केंद्र यहाँ पर मिथिला में बनेगा जो ज्ञान को भी आगे बढ़ाएगा। अमित शाह जी, आप हमेशा कहते हैं लालू एंड कंपनी, ये लालू एंड कंपनी बार बार याद कराते हैं, तेजस्वी जी का नाम नहीं लेते हैं, इसमें भी कुछ खास चाणक्य नीति है? नहीं, ये उनकी पार्टी की नीति के बारे में मेरा रेफरेंस होता है। लालू जी ने जातिवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, ये तीन चीजों को राजनीति का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का प्रमुख अंग बनाया। उसी रास्ते पर उनके सारे कार्यकर्ता चल रहे हैं। तो मैं लालू जी बोलता हूं तो बिहार के सारे लोग समझ चाहते हैं कि मैं जातिवाद की बात कर रहा हूं, राजनीतिक अपराधीकरण की बात कर रहा हूं और भ्रष्टाचार की। तो एक शब्द में तीन चीजें आ जाती। लेकिन युवा नेता तेजस्वी का नाम ना लेना, जबकि लालू जी तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, तेजस्वी लड़ रहे हैं। एंड कंपनी में वो आ ही जाते हैं। अच्छा, एंड कंपनी। और राहुल गांधी को आप कितना सीरियस कंटेंडर समझते हैं इस बार? देश की जनता जितना। After reminding people of Lalu era, the Home Minister took pot shots at the Mahagathbandhan, claiming intense infighting in the opposition alliance. He contrasted it with NDA, who he says are fighting together like Pandavas. अमित शाह जी, आप बार बार बात करते हैं जब पांडवों की, कि आपका गठबंधन पांडवों की तरह है। एलजेपी, जेडीयू आपके साथ आज मंच पर भी थे। ये अपना गठबंधन स्ट्रांग बताने के लिए या महागठबंधन का खाई दिखाने के लिए? आप देख रही है इतनी बड़ी सभा, भाजपा का एक भी प्रत्याशी नहीं था, सारे झंडे सबसे ज्यादा भाजपा के लगे थे। तो यही बताता है कि हमारा गठबंधन जमीनी स्तर पर एक मुश्त होकर लड़ा है। आगे आप जाएंगी भाजपा की सभा में, बाकी दलों के झंडे भी आपको दिखाई पड़ेंगे, कार्यकर्ता भी दिखाई पड़ेंगे। महागठबंधन में क्या इतना एका नहीं है? देखिए, सर फुटबॉल लड़ाई वहां पर है, शुरू से है ना। वो पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि तक प्रत्याशियों की घोषणा कर पाए, ना एक प्रकार से ऑर्गेनाइज प्रचार हो रहा है। मेरी हर तीसरी सभा गठबंधन के लिए होती है और दूसरी सभा साझी होती है और एक सभा भाजपा की होती है। ये हमारी पार्टी का और पूरे एनडीए का एक प्रकार से वैज्ञानिक प्रचार का सिस्टम बना है। नीतीश बाबू भी हमारी 2 सभाएं करते, एक सभा गठबंधन की करते। अब ये वहां पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको दिखाई पड़ता हो तो आप बताइएगा जब आप कमेंट्री करें तब, मगर हमें तो नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जब उनका घोषणा पत्र आया तो उसमें तेजस्वी प्रतिज्ञा लिखा था। आपको लगता है कि ये कांग्रेस को मैसेज है या जनता को? देखिए, इनकी पद्धति है व्यक्ति आधारित राजनीति। हमारा संकल्प पत्र बिहार के विकास का संकल्प पत्र है। उनका संकल्प पत्र किसी व्यक्ति के विचार के आधार पर बना है। ये दोनों गठबंधनों का राजनीतिक संस्कृति, किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में श्रद्धा है, वो दर्शाता है। आपने डिफेंस कॉरिडोर की बात की, वाकई बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बन जाएगा? अब तक क्यों नहीं बना, ये भी सवाल है। बहुत अच्छा बनेगा। 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए थे, हम सफल हुए हैं। एक तमिलनाडु में बना है, एक उत्तर प्रदेश में, अब 2 बनने हैं, इसमें से एक बिहार में बनेगा। और मैं आपको बता दूं, डिफेंस रिसर्च में काम करने वाले 1/3 लोग आज भी बिहार के मूल निवासी हैं। तो ये जो गोली और गोले की बात कही, ये जनता के लिए प्रॉमिस है, ये कितनी देर में साकार होगा? पक्का वादा है। ये सरकार बनने के 2 ही साल में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 5 स्पॉट चिन्हित कर ली जाएंगे। भूमि कमोबेश चिन्हित हो चुकी है और 5 स्पॉट चिन्हित होने के बाद इंडस्ट्रियों को यहां आने के लिए डाइवर्ट किया जाएगा, पीएसयू को यहां आने के लिए डाइवर्ट कर लिया जाएगा। The employment issue is among the several key issues in this election in Bihar. Times Now encountered few angry mill workers who told Navika Kumar that they were unceremoniously removed and were being forced to work on a contractual basis. पुराने मजदूर का यहाँ नौकरी छीन लिया हुआ है। बोलता है यहाँ के मैनेजमेंट रीगा मिल का कि तुमको काम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट पर करो। हम लोग बेच बोर्ड के कर्मचारी हैं, हम लोग 30,000 कोई 22,000 उठाए हुए हैं और अभी कहता है क्या कॉन्ट्रैक्ट पर करना है तो करो, नहीं तो जाओ जहाँ जाना है।
और बीजेपी का मिल है। हाँ, नहीं रखेंगे। आपकी बात जरूर लेकर जाएंगे। आपकी हम लोग आंदोलन किए, न बीजेपी का कोई नेता आया, न एनडीए का कोई नेता आया। और यहाँ का मिल मैनेजमेंट क्या कहता है? मिल मैनेजमेंट क्या कहता है कि ये अमित शाह मोदी का फैक्ट्री है, हमको जो मन करेगा वही करेंगे। कोई नहीं बोलेगा, कोई लोकल नहीं बोलेगा। आपकी बात पहुंचाएंगे हम लोग। In Riga Assembly constituency of Sitamarhi, Group Editor-in-Chief Navika Kumar spoke to the Home Minister regarding the issue of employment and plans to revive old sugar mills in the state. अमित शाह जी, हम सीतामढ़ी के ये रीगा इलाके में आए जहां प्रधानमंत्री का एक प्रॉमिस था कि शुगर मिल्स शुरू करेंगे। यहां पर पहली शुगर मिल रिवाइव हुई है। इसका उत्साह लोगों में बाकी कब होंगी, ये भी सवाल है। देखिए, अभी भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने तय किया है, जहां पर भूमि में पानी की उपलब्धि है वहां पर हर जगह पे बंद पड़े हुए शुगर मिल भारत सरकार का कोऑपरेटिव मंत्रालय एक राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव संस्था के माध्यम से इसको टेक ओवर करेगा। कोऑपरेटिव बेसिस पर चलाकर इसका पूरा मुनाफा किसानों के बैंक अकाउंट में एवरेज प्रति एकड़ चला जाएगा। तो पहले तो शुगर को उनका जो दाम तय है वो दाम से हम खरीद कर लेंगे। फिर जिस किसान ने जितना किलो गन्ना जमा कराया है उतने गन्ने का प्रोरेटा मुनाफा उस किसान को वापिस हम देंगे। तो एक प्रकार से कोऑपरेटिव डेयरी के मॉडल के आधार पर ही बिहार के अंदर हम कम से कम 22 शुगर मिलें हमने एरिया छान लिया है, जहां पर या तो नई बनेगी या तो पुरानी टेक ओवर कर उसको हम पुनर्जीवित करेंगे। इसके साथ इथेनॉल के कारखाने भी लगेंगे, इसके साथ सीबीजी भी बनेगा और इसके साथ पोटास का भी निर्माण होगा। तो एक प्रकार से पूर्णतया प्रॉफिटेबल यूनिट, जो लालू जी जैसा कोई शासक आ भी जाता है तो बंद न कर पाए, ऐसा एक यूनिट हम बनाएंगे। तो यानी कि लालू जी के शासक के वापस आने का आपको मार्जिन लग रहा है? जरा भी नहीं है, मगर आयोजन ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बंद कराना चाहता है तो जनता उसको बदल ही देगी 5-10 साल में। तो 5-10 साल में इतना समृद्ध चीनी मिल होना चाहिए जो झटकों को सह पाए। एक जमाने में सारे चीनी मिल लालू जी के शासन में ही रंगदारी के चलते बंद हो गए। कितनी ऐसी मिलें बिहार में दोबारा आ सकती हैं? रोजगार के कितने यहाँ पर? हमारे पास पूरा प्लानिंग है। टोटल 18,000 करोड़ का निवेश होगा। 25 चीनी मिलें जिसमें पुरानी चीनी मिलों का पुनर्जीवन भी है और नई चीनी मिलें बनाने का भी कार्यक्रम है। 18,000 करोड़ रुपया और बाकी का बैंक से ऋण लिया। बड़ी बात है, रोजगार का ये भी एक प्लान है। क्या ये पूरे प्लान में इजाफा करेगा? ये पूरे प्लान में रोजगार आगे ले जाएगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के चुनाव में? Madhubani. This is the center of culture and art in Bihar. This is just about 30 to 35 kilometers away from the Nepal border. This is where Amit Shah today is in the rally to take the message of the BJP home. Again, Mithilanchal, the area that he's been concentrating on all day today and tomorrow, is the area which is the knowledge center of Bihar, which is also the Makhana agriculture and the Madhubani paintings right here. This is the art and culture that we've been talking about. This is the pride of Bihar. This is where Karpuri Thakur comes from. This is the place where the EBCs, the very backward castes of Bihar, also come from. Jan Nayak comes from here, which is why you will probably
in the speech today, hear a lot about Karpuri Thakur, you will hear about Jan Nayak, you will hear about the fact that the science, both sides, Tejasvi Yadav and Rahul Gandhi, trying to take the entire title of Jan Nayak, and why the BJP is protesting against this. If you see the crowds here, far and wide, these crowds looking to make a comeback, looking to create history in the region of Mithilachal. Also, when I was speaking to Amit Shah, this is an area which has been the knowledge center for Bihar. It is really the intellectual dividend that they want to bring back to Bihar. The pride of Bihar that has been missing. That is the new journey the BJP and the NDA want to start in this part of Bihar. In the final leg of his election campaign, the Home Minister reached the Khutauna seat in Madhubani, where the spotlight was on the culture of Mithila. In Madhubani, Home Minister Amit Shah was welcomed not with flowers but with a garland of makhana. Be it Prime Minister Modi, the Home Minister or the Finance Minister, the central government has been continuously emphasizing on increasing the production, sale and cultivation of makhana in Bihar. मधुबनी में जब हम हैं तो मधुबनी में आप इनोवेशन देखिए, मखाने तो यहाँ उगते ही हैं, मखानों की माला पेश की गई है और ये मखानों की माला है जो दी गई है। मखाने यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं और आजकल के हेल्थ फूड में मखानों की क्या अहमियत है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी डाइटिशियन के पास चली जाइए, हमेशा कहेंगे वजन कम करना है तो मखाने खाइए, और ये बिहार के मखाने यहाँ मधुबनी में इसकी माला बनाकर नेताओं को पेश करी गई है। ये गृह मंत्री को पेश करी गई है मखानों की माला, और इस मखानों की माला से आप समझ सकते हैं कि मखानों का स्थान क्या है आज के बिहार में और मखानों से क्या रिश्ता है बिहार का। जब मैं स्वाभिमान की बात कर रही हूँ यहाँ मधुबनी में, तो यहाँ मधुबनी चाहे वो साड़ियां हो, दुपट्टे हो या फिर पेंटिंग हो, वहीं पर मधुबन में आकर ये मखानों का राज आपने देख लिया। मखानों के राज में क्या जुड़ा हुआ है, क्यों मखानों का बोर्ड बन रहा है, आप खुद समझ गए होंगे। नमस्कार अमित शाह जी, हम दरभंगा में हैं और पूरा इस वक्त कैंपेन जो है वो चरम सीमा में है बिहार के चुनाव के लिए। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी की जरा भी चिंता है आपको? जी नहीं। एंटी इनकम्बेंसी एक फिनोमिनन है जो हर नेता, हर सरकार ने देखी है, झेली है। देखिए, हम गुजरात में भी 90 से लगातार जीत रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हमने कई बार सरकार बनाई। मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी 3 बार लगातार जीते। उत्तर प्रदेश में भी 2 बार जीते हैं। आसाम, त्रिपुरा और मणिपुर, जो हमें परंपरागत राज्य नहीं थे, वहां पर भी 2-2 बार हम जीत कर आए हैं। इसका मूल कारण है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सुशासन के आधार पर काम करने वाले लोग हैं, और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद केंद्र में हमने गरीब कल्याण की जो योजनाएं बनाई हैं, इसमें भारत के लगभग हर गरीब को घर, बिजली, गैस, शुद्ध पीने का पानी, शौचालय, 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा और 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। इससे इस देश के 60 करोड़ गरीब, मतलब इस देश का लगभग 50% से ज्यादा मतदाता लाभान्वित भी हुआ है, इसका एम्पावरमेंट भी हुआ है, और बड़ी आशा के साथ आगे के रास्ते को आशा की दृष्टि से एनडीए की सरकारों की ओर दिख रहा है। अब उसके मन में है कि आगे हमें स्वरोजगार मिलेगा, हमें रोजगार मिलेगा, और हम
अपने परिवार को और एक स्टेज ऊपर उठाकर देश की इकोनॉमी और देश के भविष्य को, देश के निर्माण में हम सहयोग कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की ये गरीब कल्याण की जो योजना है, यह पूरे देश में जो एंटी इनकम्बेंसी का आइवरी टावर था, जो एक काल्पनिक इमेज था, जिसको कई सरकारों की अकर्मण्यता ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तापित किया था, उसको ध्वस्त करने का काम ये देश के 60 करोड़ गरीब मतदाता और 60 करोड़ जिनको अपने भविष्य के प्रति आशा बंधी है, आशान्वित है, वो मतदाताओं ने समाप्त कर दिया। लेकिन विपक्ष इसे कहता है कि आप रिश्वत दे रहे हैं। ये जो कास्ट सिस्टम बिहार में देखा जाता है और कहा जाता है, इसकी बहुत चर्चा होती है, और आपने कहा है कि विपक्ष अपना MY फॉर्मूला पे चल रहा है। आपका भी तो एक MK फॉर्मूला है, महिला और किसान फॉर्मूला, और इसमें आप 10-10 हजार चुनाव से पहले अगर देते हैं तो ये रिश्वत नहीं है? देखिए, महिला, युवा, किसान एक कास्ट का फॉर्मूला नहीं है, ये डिप्राइव वर्ग को एम्पावर करने का एक फॉर्मूला है, और वो चुनावी फॉर्मूला नहीं है, वो सोशल फॉर्मूला है। इस देश में दलित, महिला, पिछड़ा वर्ग, युवा, किसान अगर ये पीछे रह गए हैं तो इनको एम्पावरमेंट कर उनको अच्छी स्थिति में लाना हर सरकार का संवैधानिक दायित्व है, जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं। इसमें कहीं पर जात का कोई विचार ही नहीं है। MY के भी अगर गरीब है तो उनको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। गरीब यादव को भी गैस का सिलेंडर मिला है, गरीब मुसलमान को भी मिला है, और गरीब पिछड़े को भी मिला है, सवर्ण गरीब को भी मिला है, सभी गरीबों को मिला है। तो यहाँ क्राइटेरिया कास्ट नहीं है, यहाँ सिद्धांत है कि देश का सम विकास होना चाहिए, देश का विकास सर्वस्पर्शीय होना चाहिए, सर्वसमावेशक होना चाहिए, हर व्यक्ति का विकास के मॉडल में समावेश होना चाहिए और हर क्षेत्र को स्पर्श करने वाला विकास होना चाहिए। लेकिन आपका कहना है कि 60 करोड़ फिर गरीब हैं क्या इस देश में? देखिए, गरीब की किताबी व्याख्या पर आप मत जाइए। अगर एक आदमी मेहनतकश इंसान है और गरीबी की रेखा की व्याख्या के ज्यादा भी कुछ कमा लेता है, और अगर अभी और 2 पीढ़ी इसका पूरा खर्चा घर, बिजली, गैस, शौचालय और रोजगारी में जाना है, तो हर सरकार का दायित्व है कि इसको एम्पावर करे और वो जो कमाई करता है उसको पूंजी के रूप में इस्तेमाल कर अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। अब वो परिवार को स्कूटी भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, घर के अंदर छोटा सा हीटर भी चाहिए, क्या आपत्ति हो सकता है इसमें? अब वो लोग अपनी कमाई अपने जीवन को और बेहतर बनाने में इन्वेस्ट करेंगे, अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ाने में करेंगे, अगली पीढ़ी के स्किल डेवलपमेंट में करेंगे। एस्पिरेशनल इंडिया आप कह रहे हैं जिसको, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि आपने बहुत एम्फसिस दिया है आपकी स्कीम्स के ऊपर, क्या ये फ्रीबीज नहीं है? ना जी, क्यों? जरा भी नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है, जैसे आपने कहा कि आपने 10,000 रुपया जीविका दीदी को दिया, ये 10,000 रुपया फ्रीबीज नहीं है, ये सीड मनी है, पूंजी है। अब इसमें से महिलाओं के समूह बनेंगे और अलग छोटे अपने उपक्रम शुरू करेंगे, जो कुटीर उद्योग होंगे, गृह उद्योग होंगे। इसके मार्केटिंग के लिए एक तहसील लेवल पर एक कोऑपरेटिव बनेगी, जिला लेवल पर बनेगी और स्टेट लेवल पर कोऑपरेटिव बनेगी। तो ये जो अभी 10,000 रुपया दिया है, वो सारी महिलाएं, 25 महिलाएं इकट्ठा कर इसको पूंजी के रूप में बैंक में डालकर इस पर लोन लेकर आने वाले दिनों में अपना गृह उद्योग, कुटीर उद्योग चालू करेगा। ये सीड मनी है,
ये बात हमें समझना चाहिए। विपक्ष कहता है कि 10,000 रुपए से क्या होगा, कौन सा उद्योग शुरू हो सकता है 10,000 रुपए से? देखिए, विपक्ष तो ये भी कहता था कि अब बैंक अकाउंट खोलोगे, इसका उपयोग क्या है। आज हमें सबको मालूम है लाखों करोड़ रुपया वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट पड़ा है। गरीब के घर को बचत करने की आदत पड़ी है। अलमारी में जो पैसा सूद बगैर पड़ा रहता था वो आज बैंक में गया है, उसको कुछ तो सूद मिल रहा है। विपक्ष इस देश का डिनायल मोड में आ गया है, कुछ अच्छा उनको पसंद नहीं आता है। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तो भी वक्र दृष्टि से देखते हैं। अगर चुनाव आयोग SIR कर अवैध मतदाताओं को हटाता है तो भी उनको उसमें पॉलिटिक्स दिखती है। वो चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा है, टप से शपथ ले लेते हैं, और हार जाते ही पूरा विपक्ष रैली निकालकर चुनाव आयोग के सामने मोर्चा कर। नाविका जी, हम भी बहुत चुनाव हारे हैं। हमने कभी चुनाव आयोग की साख पर क्वेश्चन नहीं खड़े किए थे। ज्यादा से ज्यादा एक तंज कसकर खत्म किया। लेकिन आज तो कोर्ट भी गए हैं, तमिलनाडु की सरकार गई है कोर्ट और चैलेंज किया है उन्होंने जो 12 राज्यों में आपने किया है। बंगाल ने कहा है हाथ पैर तोड़ देंगे। आपको लगता है कि ये SIR एक्सरसाइज चुनाव से पहले जिन राज्यों में चुनाव है वहां होनी चाहिए? देखिए, SIR सिर्फ चुनावी राज्यों में नहीं हो रहा है, 2 चरण में हो रहा है। जहां चुनाव 2025 और 26 में है वहां पर अभी हो रहा है, 26 में है वहां पर अभी हो रहा है, और 27 में जिन राज्यों में चुनाव नहीं है 27 में वहां पर होगा। SIR एक रूटीन प्रक्रिया है जो 1955 से लेकर अब तक 11 बार हुई है। लेकिन घुसपैठिए कितने निकले? बिहार में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। पहली बार 65 लाख लोग के नाम निकाल दिए गए, इसके खिलाफ अपील का प्रोविजन था, तो वो लोग वापिस ही नहीं आए कहने के लिए कि हाँ हम तो देश के नागरिक है और नाम कटा है। तो ये 65 लाख लोग एग्जिस्ट करते हैं, इनका सब आगे नहीं, क्या होगा? कुछ लोग मृत्यु जिनका हुआ है वो भी कटे हैं, कुछ यहां से बाहर गए हैं उनका भी कटे हैं, कुछ एक ही मतदाता का देश में 2 जगह नाम थे वो भी कटे हैं, और कुछ विदेशी नागरिक थे जिन्होंने क्लेम छोड़ दिया। आपने उनको चिन्हित कर लिया? हम चिन्हित ना करें, चुनाव आयोग ने चिन्हित किया है। पर चुनाव आयोग का तो काम ही नहीं है कि कोई फॉरेनर है या घुसपैठिया है वो चिन्हित करने का, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। ऐसा नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। चुनाव आयोग का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का है। मतदाता सूची में वही लोग आए जो इस देश के नागरिक हैं और 18 साल से ज्यादा आयु वाले हैं, वही लोग आए। ये चुनाव आयोग का काम है और संविधान के आर्टिकल से जिम्मेदारी उन पर आती है। लेकिन जो भारत के नागरिक नहीं है जो इस लिस्ट में है, उनका आगे क्या होगा ये तो गृह मंत्रालय बताएगा। नहीं, गृह मंत्रालय करेगा तब आपको बताएगा भी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं। ये इंटरव्यू को पॉपुलर करने के लिए नहीं कह सकता मैं देश का गृह मंत्री हूं, और जो प्रक्रिया होगी अफसरों के साथ चर्चा होकर, बाकी सब लोगों की चर्चा होकर सुनिश्चित रूप से हम करेंगे। मैं आपसे पूछना ये भी चाहती हूँ कि आप बार बार रैलियों में लालू एंड कंपनी कहते हैं, तेजस्वी की कोई बात नहीं करते डायरेक्टली। कोई खास फॉर्मूला है इस बात का? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए, लालू जी बिहार में एक विशिष्ट प्रकार की पॉलिटिक्स को विचारधारा के रूप में एस्टैब्लिश किए हैं, और तेजस्वी जी इसी के संवाहक है। इसलिए मैं जब लालू एंड कंपनी कहता हूं तब तेजस्वी आ ही जाते हैं। पर लालू तो चुनाव नहीं लड़ रहे। आप बिहारी नहीं हो ना, बिहार के मतदाता अच्छे से समझते हैं मेरी बात को। मैं बिल्कुल बिहारी हूँ, बिहार में पली बड़ी है आप, मगर जन्मी नहीं है। बंगाल में जन्मी हूं आप कहेंगे, मैं बंगाल भी नहीं समझ रही। लेकिन आपने कहा तेजस्वी जीतेंगे तो 3 नए मंत्रालय बनाएंगे, 3 नए मंत्री बनेंगे, अपहरण, रंगदारी और हत्या। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं
तो हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं बिहार में जहां ये सवाल आपकी एनडीए सरकार से भी पूछा जा सकता है? देखिए, अभी जो इंसिडेंट हुए हैं उस पर ये सवाल एनडीए सरकार को जरूर पूछना चाहिए कि जिन लोगों पर इंसिडेंट के आरोप हैं वो अगर मुख्यमंत्री के साले हो तो, या मुख्यमंत्री के घर पर आश्रय ले ले, प्रशय ले ले और पूरी कानूनी प्रक्रिया आंख मूंद कर बैठ जाए। यहाँ अरेस्ट भी हुई है, अरेस्ट कर जेल में डाल दिए गए हैं। घटनाएं तो पूरे देश में होती है, मगर शासन का काम है कि घटना में जो आरोपी है उसको आश्रय नहीं देना, इसको छिपाना नहीं, कठोरता के साथ कदम उठाना, जो एनडीए सरकार कर रही है। आनंद सिंह को टिकट देना, इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद, क्या ये एग्जाम्पल सेट करता है सुशासन का? देखिए, इनको टिकट देने का जदयू का निर्णय उनकी पार्टी का निर्णय है, परंतु आनंद सिंह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मगर वो लालू जी की तरह सजा याफ्ता व्यक्ति नहीं है। लालू जी को तो सजा हो चुका है, हेल्थ ग्राउंड पर वो बाहर आए हैं और राहुल जी इनके साथ रैली कर रहे हैं दोनों हाथ उठाकर। यही लालू जी है जिनको मनमोहन सिंह बचाना चाहते थे, तो वो ऑर्डिनेंस को जो कैबिनेट ने पारित किया था, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के ही प्रधानमंत्री के बाहर निकाले हुए ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था। आज चुनाव जीतने के लिए वही राहुल जी, वही लालू जी को, उस वक्त तो लालू पर आरोप था, अब तो उनको सजा हो गई है, फिर भी गांधी मैदान में हाथ मिलाकर खड़े हैं। यानी कि आइडियोलॉजी मायने नहीं रखती आज की आइडियोलॉजी है ही नहीं, मायने क्या रखना है? आइडियोलॉजी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। राहुल जी खास 58 दिन तो यहाँ बिहार में नहीं नजर आए, लेकिन उसके बाद जब आए तो प्रधानमंत्री पे वो हमेशा वार करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है कि प्रधानमंत्री वोट के लिए यहाँ भरतनाट्यम कर सकते हैं, नाच सकते हैं। ये इस तरह का जो स्तर है बातचीत का चुनाव के दौरान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए नाविका जी, इस देश में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो प्रचार नहीं कर सकते थे, जनता में जाकर अपनी पार्टी की बात, अपनी बात, अपने प्रत्याशी की बात नहीं कह सकते थे। तो उसको कांग्रेस के कुछ समर्थक पत्रकारों ने एक फैशन बना दिया कि प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों प्रचार न करे, प्रचार कर तो चुनकर आए हैं भाई। प्रधानमंत्री जी की पार्टी की आइडियोलॉजी प्रधानमंत्री से अच्छे तरीके से कौन रख सकता है? जिस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करे, उस सरकार के कामों को अच्छे तरीके से और फ्यूचर रोड मैप को अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री से ज्यादा कौन रख सकता है? और चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है, लोक संपर्क करना हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। अब कांग्रेस को उसमें तकलीफ है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की स्तर बगर की बात करती है। मगर मैं राहुल जी और खड़गे जी को, दोनों को, मुझसे मांगा नहीं है, फिर भी एक मैं सलाह देना चाहता हूं कि जितने चुनाव में मोदी जी के लिए अभद्र भाषाओं का प्रयोग, अभद्र वाक्यों का प्रयोग उनकी माताजी से लेकर मणिशंकर अय्यर ने किया है, हर बार देश की जनता ने भाषा के गंदे दलदल के उपयोग में कमल को बहुत अच्छे तरीके से खिलाया है, और इस बार भी यही होगा। अमित शाह जी, मैंने बिहार में देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ये तमाम काम हुए, लेकिन आज भी दो मुद्दे हैं जो बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तो पलायन का मुद्दा, बिहार छोड़ के लोगों को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, यहां पर इंडस्ट्री कभी लगी एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी है, इसके कारण पलायन होता है। हमने विगत 11 सालों में, क्योंकि पहले तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, नीतीश जी को मदद नहीं करती थी, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है नाविका जी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में
लगभग 7 करोड़ मानव दिन का रोजगारी का निर्माण किया है। मेरी बात धैर्य से सुनेगा। हमने बरौनी का खाद का कारखाना चालू कर दिया है। हमने बेगूसराय में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत कर दी है। यहाँ बहुत बड़ा पेट्रोलियम का रिफाइनरी बन रहा है। 2 बड़े बिजली के कारखाने 40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से लगे हैं। और हमारा घोषणा पत्र आप उठाकर देख लीजिए, हमने ढेर सारा कुटीर उद्योग, एमएसएमई और बड़ी इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत रोड मैप डाला है। इंडस्ट्री तभी आ सकती है जब यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब यहां पर कानून और व्यवस्था का काम अच्छे से हुआ हो। बिजली ही नहीं है तो इंडस्ट्री कहां से आएगी? ये 20 साल में नीतीश जी ने कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है और 11 साल में डबल इंजन की सरकार का उपयोग कर मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करा है। आने वाले दिनों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर बिजली का उपयोग कर और अच्छी कानून और व्यवस्था की बदौलत वो द्रुत गति से आगे बढ़ेगी। सवाल ये भी है कि यहाँ पर पलायन का जो मुद्दा है, वो मुद्दा हर विपक्षी दल ऐसे उठाता है जैसे पहली बार हुआ है यहाँ पर पलायन। सवाल इस बात का है कि आप पर भी ये सवाल उठते हैं कि आपने कहा कि यहाँ इतनी जमीन नहीं है जो उद्योगों के लिए दी जा सके। बिल्कुल अनकोट किया है, मुझे ठीक से कोट नहीं किया गया है। मैंने ऐसा कहा था कि बिहार के युवा का आईक्यू बहुत अच्छा है और अगर यहाँ पर आईटी, सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज का काम अगर यहाँ आता है, यहाँ पानी भी है और ज्यादा आईक्यू वाला पढ़ा लिखा युवा भी है। दोनों मिलाकर एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, इसको करना चाहिए। और मैं आज भी कहता हूँ आईटी, डेटा स्टोरेज और सॉफ्टवेयर, यहाँ पर विपुल मात्रा में पानी है जो डेटा स्टोरेज के बिजनेस के लिए चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत अच्छे आईक्यू लेवल वाले युवा भी है। शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी 20 साल में और 11 साल में विशेषकर बन चुका है। अगर यहाँ के कोर्स को ये इंडस्ट्री के साथ जोड़कर इसको मॉडिफाई किया जाए, नंबर्स को कोर्स के, तो यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसका दोहन नहीं हुआ है, जिसका दोहन करना चाहिए। लेकिन लोग ये भी सवाल पूछते हैं, आपने बात की अपने घोषणा पत्र की, कि आपका घोषणा पत्र आया और चला गया, पता भी नहीं चला। 60 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नीतीश कुमार जी ने बोला नहीं जो मुख्यमंत्री हैं। ये सवाल विपक्ष ने भी उठाया है और वैसे भी सोशल मीडिया पर बहुत है। देखिए, विपक्ष के पास ऐसे सवाल उठाने के अलावा घोषणा पत्र पर और कोई मुद्दा नहीं, इसलिए उन्होंने ये सवाल उठाए। 5 पार्टियों के प्रमुख नेता वहां पर बैठे थे। सभी लोग अगर 30-30 मिनट भाषण करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटा चलती है। इसकी बजाय हमने तय किया था कि घोषणा पत्र के विमोचन का फोटो ऑप होने के बाद नड्डा जी और नीतीश जी दोनों निकल जाएंगे और 5 पार्टियों के प्रमुख नेता अलग अलग इंटरव्यूज देंगे। सभी ने 25-25 मिनट के इंटरव्यूज दिए हैं। तो आपको लगता है कि ये घोषणा पत्र के लिए बहुत था? क्योंकि तेजस्वी जी कहते हैं कट एंड पेस्ट घोषणा पत्र। आपने 1 करोड़ नौकरियों का और रोजगार का वादा किया है जो कट एंड पेस्ट है। पहले नौकरी और रोजगार में फर्क है। इन्होंने 2 करोड़ 60 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का कहा है। नाविका जी, 2 करोड़ 60 लाख सरकारी नौकरियां, अगर 40,000 भी मैं सी और डी ग्रेड की तनख्वाह की एवरेज निकाल रहा हूं, ले तो 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए, जो बिहार के बजट से 3 गुना ज्यादा है। अब वो हास्यास्पद घोषणा को छुपाने के लिए 7 सेकंड में चले गए, मगर बाद में 22-25 मिनट के हर चैनल पर इंटरव्यू चले हैं। आप ये भी कहते हैं कि जीविका दीदियों के लिए 10,000 रुपए दिए जो गए हैं, हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि किसी का बाप या दादा भी इसे ना छीन सके। कौन छीन रहा है? छीन सकने का सवाल ही नहीं है। नहीं, अभी
मनोज यादव जी ने जाकर कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन है, जबकि जीविका दीदी वाला कार्यक्रम आचार संहिता आने के 4 दिन पहले समाप्त हो चुका था। नाउ ये ऑन गोइंग स्कीम है। लेकिन छीन कौन रहा है? कोई छीनने की कोशिश? आरजेडी ने ही कहा है कि वापिस ले लेना चाहिए पैसा, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन लास्ट मिनट पे देने पर सवाल तो लोग उठा रहे हैं कि क्या ये चुनावी घोषणा थी क्योंकि आप नर्वस हैं? देखिए, इसके लिए मेरी पार्टी की और मेरे गठबंधन की क्रेडिबिलिटी को जनता भरोसा करती है। 2014 में सरकार बनी, हमने 15 में बैंक अकाउंट खोले, 16 में शौचालय बनाए, 17 में गैस का सिलेंडर दिया, कोई चुनाव नहीं था। फिर से सरकार बनी, हमने 5 लाख तक का आयुष्मान भारत योजना लाया, फिर हर घर में पानी पहुंचाया, कोई चुनाव नहीं था। आपको लगता है कि तेजस्वी जी जो पिछली बार 111 सीट लेकर आए थे, बिल्कुल नजदीक थे, जिसको कहते हैं मिस्ड बाय अ विस्कर, इस बार दावेदार नहीं है मुख्यमंत्री की पोजीशन के लिए? हम 160 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। आपको पहले से पता है तो लोग कहेंगे कि आपको इलेक्शन कमीशन को आप कंट्रोल करते हैं, इसलिए आपको नंबर पता है। मगर मैं 160 से ज्यादा कहता हूं, 180 भी हो सकती है। मैं तो 160 से ज्यादा कहता हूं, 160 नहीं कहता हूं। इतना, और मैं हर चुनाव में आकलन अपना कहता हूं। पर आपको इतना भरोसा है कि 160 से ज्यादा आएंगे ऐसे वक्त में जब आप 2 तरह के स्टेटमेंट्स आपने किए। आपने कहा नीतीश कुमार हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद एमएलए तय करेंगे, ये आपका पहले दौर में स्टेटमेंट आया। बाद में आपने कहा नहीं, आप संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? नहीं, प्रक्रिया है, पर आप ये बाद में बोला हूं, ये प्रोसीजर है। लेकिन आपने बाद में कहा कि सीएम की जगह खाली नहीं है। अगर मैं आपको एज अ जर्नलिस्ट पिछले 17-18 सालों से फॉलो कर रही हूं, तो मैं जानती हूं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं कहते हैं, आप सिर्फ इतना कहते हैं कि मुख्यमंत्री की जगह खाली नहीं है। कहीं कोई जगह रख रहे हैं मैनूवर की? आप ध्यान से सुनी नहीं है। मैं बोला हूं मुख्यमंत्री की जगह खाली नहीं है और ऊपर प्रधानमंत्री की जगह नहीं है। यहाँ पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, वहां नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। मैं पूरा वाक्य ही बोलता हूँ, कुछ नहीं छुपाया है। तो ये विपक्ष बार बार संदेह क्यों करता है कि चुनाव के बाद कुछ ऐसा अब होगा? उनको झूठी बातें फैलाना है, कौन रोक सकता है जी? पर बिहार सवाल की जनता बहुत चतुर सुजान है, वो सब चीजें जानती है। पर सवाल उनके हेल्थ पर उठता है। ये सवाल कई बार पब्लिक में उनकी उठ गया ना सवाल, अब जनता निर्णय करेगी। नहीं, जनता निर्णय करेगी, वो आपकी बात सही है, लेकिन इस चुनाव में एक तीसरा फैक्टर भी है। तीसरा फैक्टर जो जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी ने लाया है, और उन्होंने कहा है कि 2 बाइपोलर इलेक्शन होता है, कांग्रेस आरजेडी एक तरफ और बीजेपी जेडीयू एक तरफ, अब तिकोणीय होगा। आपको लगता है ये चुनाव 22 कोणीय है, 22 अलग अलग दल लड़ रहे, छोटे मीडियम मिलकर। लेकिन प्रशांत किशोर के अरे भाई, इसमें हम भी आ गए 22 में। 22 पार्टियां लड़ रही है, डेमोक्रेसी है, सबको लड़ने की छुट्टी है, अपनी अपनी बात करने की छुट्टी है। पर आपको लगता है इज ही अ फोर्स? क्योंकि आप इलेक्शन के मैदान में भांपते हैं, आकलन करते हैं। देखिए, ऐसा है, हम 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और बची कुछ 22 दलों में बटेगी। अच्छा, ये 160 जेडीयू और बीजेपी एनडीए जीतेगा। आप बार बार 5 पांडव कहते हैं। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि आपने इस बार शायद प्रधानमंत्री के हनुमान जी जो हैं चिराग पासवान को 29 जो सीट्स दी हैं वो शायद ज्यादा हैं, इतना वो डिलीवर कर पाएंगे? ज्यादा कम आप लोग आकलन नहीं लगा सकते हो। इनके 6 लोकसभा के सांसद है और 6 लोकसभा सांसद है तो 5 विधानसभा सीटें 1 लोकसभा में बनती है। हमने 29 दिया है, इसमें ज्यादा कम नहीं होता है। एक 19% का वोट है जो माइनॉरिटी वोट कहलाता है, MY फैक्टर का M फैक्टर है।
अब इसमें होड़ लगी हुई है कि कौन किसको बांटेगा। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ने एक मुस्लिम डेप्यूटी सीएम नहीं अनाउंस करके कहीं ओवैसी जी के देखिए, मैं नहीं मानता इस तरह से सीएम डेप्यूटी सीएम अनाउंस करने से ढेर सारी चीजें रिजॉल्व होती हैं। हर पार्टी का एक क्रेडिबिलिटी होता है, वो क्रेडिबिलिटी और आप क्या बोल रहे हो दोनों मिलकर मतदाता निर्णय करते। पर ओवैसी जी जब कहते हैं कि क्या अब्दुल दरी ही बिछाता रहेगा, तो एक सवाल तो वाजिब है। ये तो वो पूछे लालू जी की पार्टी को। आपकी पार्टी में भी एक भी नहीं, हम क्यों पूछे? नहीं, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपको लगता है कभी नहीं, ये एनडीए से है, 4 प्रत्याशी लड़ रहे। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपने बार बार इशारा किया है इस तरफ कि कहीं ना कहीं समन्वय में कुछ प्रॉब्लम है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में, तेजस्वी और राहुल गांधी में। आपको लगता है? प्रॉब्लम नहीं है, सर फुटबॉल की लड़ाई है। ये बिहारी शब्द है, सर फुटबॉल लड़ाई। कैसे कैसे कह सकते? देखिए, पर्चा डालने के अंतिम दिन तक पहले चरण का उनका प्रत्याशी ही घोषित नहीं हुआ। आज भी कई सीटों पर मतदाता को ये मालूम नहीं है कि महागठबंधन का ऑफिशियल प्रत्याशी कौन है। 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। 11 से ज्यादा सीटों पर जहां सिंबल नहीं है वहां पर भी इनके प्रत्याशी खड़े रह गए। लगभग 62 सीटों पर है। 62 सीट। 62 सीटों पर। तो ये महागठबंधन की अलायंस है या आप इसे कुछ और नाम देंगे? नहीं, मैं क्यों नाम दूं उनको। अब वो तो बिहार की जनता प्रत्याशी को जानती है वो किस पार्टी से हैं। आप मानते हैं कि ये 2025 में 2 ही चुनाव हुए, दिल्ली का हुआ और अब बिहार का है। ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं? बीजेपी के लिए हर चुनाव अहमियत रखता है। हम ऑल इंडिया पार्टी है, हर राज्य में हमारे अच्छे यूनिट है, अच्छे से हम परफॉर्म कर रहे हैं। हर चुनाव को जीतने के लिए हम बहुत मेहनत भी करते हैं। बंगाल का चुनाव आपके लिए पर्सनली कितना बड़ा और चैलेंज? पर्सनली कुछ नहीं होता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम चाहते हैं, हम सभी भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं और देश की जनता का अधिकांश हिस्सा चाहता है कि यह सरहदी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस देश में घुसपैठ रुके और कानून और व्यवस्था और देश की सुरक्षा सुनिश्चित। आपने ये कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री घुसपैठिए नहीं तय करेंगे। मैं दोबारा उसी सवाल पे इसीलिए आ रही हूं क्योंकि ये घुसपैठिए हैं कहां से आइडेंटिफाई होंगे? देखिए नाविका जी, जिन लोगों ने अपनी पहचान देने के लिए इनकार कर दिया, मैं मानता हूं उनके पास पहचान नहीं होगी। उनके पास पहचान नहीं होगी। चुनाव आयोग ने मांगा उनसे कि भाई आप भारत के नागरिक हो, इसका हमें जवाब दीजिए, किस आधार पर आप भारत के नागरिक हो। तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुकी है आज। यहाँ पर भी कोर्ट में गए थे, बिहार का जब चलता था तब कोर्ट में गई थी। आपको लगता है कि ये मुद्दा एक बहुत पोलराइजिंग मुद्दा और डिवाइडिंग मुद्दा हो गया? देखिए, मीडिया के पास मुद्दे कम हो गए हैं, इसलिए आप लोग एसआईआर को मुद्दा बना रहे। एसआईआर को नई एक्सरसाइज है नहीं, 1955 से 2004 तक चला है और ज्यादातर कांग्रेस के समय में चला है और हर बार चुनाव आयोग ने किया, इस बार भी चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन आप मीडिया कह रहे हैं यहाँ सरकारें, जो विपक्ष की सरकारें हैं वो कोर्ट जा रही हैं, तो मीडिया का तो काम है सवाल पूछना। उनको पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और साथी दल एसआईआर का समर्थन करते हैं। तमाम इन पूरे एक्सरसाइज के बाद आपके स्टेप्स क्या होंगे? कुछ इस पर पारदर्शिता? नहीं, मतदाता सूची तो चुनाव आयोग ही फाइनल करेगा, वो फाइनल होगी, इसके आधार पर चुनाव होगा। और जो लोग उसमें नहीं होंगे वो कौन है, वो क्या है, वो कहां जाएंगे? वो चुनाव आयोग की मतदाता सूची पूरे देश की फाइनल हो जाएगी, बाद में चुनाव आयोग के साथ बैठकर इसकी मीमांसा करेंगे। सवाल माओइस्ट टेरर का भी आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपको हाल ही में बहुत इसमें सक्सेस मिला है। आप क्या मानते हैं, मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में ये एक बड़ी उपलब्धि?
निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं मानता हूं कि 31/3/2026 को पूरा देश माओवाद से मुक्त हो जाएगा। ये आपकी कड़ी मेहनत रही है पिछले 7-8 सालों में, आपने इसको अपना एक सबसे ज्यादा मेहनत हमारे सुरक्षा बलों ने की। सुरक्षा, उन्होंने लॉस भी उठाया है, शहीदगी भी सर पर ली है और महीनों तक खाने पीने के बगैर, घने जंगल में बिजली की व्यवस्था के बगैर, दवाइयों के बगैर, झरने के, नदियों के पानी पीकर माओवादी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद लगभग 6 साल लंबा ये बहुत बड़ा अभियान, ये सुरक्षा बलों का ही पूर्ण श्रेय सुरक्षा बलों को ही, हमारे सुरक्षा बल के जवान और अधिकारियों को ही जाता है। SIR क्या बैकडोर NRC है? मैं मानता हूं कि इसको चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्टता से व्याख्यायित कर दिया है। तो आपने अपना NRC का प्लान अब छोड़ दिया है? मैंने ऐसा कब कहा है? कब होगा? हम बताएंगे आपको, मैं बताऊंगा अगर हम करेंगे। आपके पेंडिंग जो आपकी एक लिस्ट होती थी, जो आपकी हर मैनिफेस्टो में होती थी, उसमें NRC था, उसमें UCC था, इन मुद्दों के बारे में आपने कोई टाइमलाइन तय किया? देखिए, सिर्फ 2 नहीं थे ना, ट्रिपल तलाक हटाना था, राम मंदिर बनाना था, ढेर सारे थे जो समाप्त हो गए। जो ये समाप्त 2 भी हो जाएंगे 2029 से पहले, जब भी होंगे हो जाएंगे। अमित शाह जी, आप 160 सीटों की बात कर रही हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपको, जबकि बहुत से लोग एनालिसिस में कहते हैं कि बहुत क्लोज इलेक्शन? ये मेरा आकलन है, 14 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, लास्ट टाइम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, मैंने जो कहना है वो मैं इंटरव्यू में भी स्पष्ट किया और सार्वजनिक सभाओं में भी मैं स्पष्ट करता हूं, मगर आप कुछ अलग उद्देश्य से इसको पूछ रही है, तो कृपया, मेरी बात बिहार की जनता समझ चुकी है मैं क्या कहना चाहता हूं। अमित शाह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुझसे हमेशा की तरह फ्रैंकली बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।